गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ फिर से एक बार करने केमिकल बॉन्डिंग को आसान आ गए हैं अमित चौहान। स्वागत नहीं करोगे हमारा? मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक हमारा लास्ट 2 डेज से चल रहा है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम, यानी कि सेंट्रल एटम, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, जिन्हें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं, विच आर आइडेंटिकल इन शेप एंड इक्वल इन एनर्जी। हाइब्रिडाइजेशन जैसा टॉपिक केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सुलझाने की एक तरीके से चाबी होती है। कभी भी शेप पर, कभी भी स्ट्रक्चर पर कोई क्वेश्चन आता है तो हाइब्रिडाइजेशन, कभी भी बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आता है तो हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, बॉन्ड एंगल पर और डाइपोल मोमेंट पर, पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी, जो आगे चल के टॉपिक हम बताने वाले हैं, सभी का आंसर हाइब्रिडाइजेशन से निकलता है। मैं ये कहूं 80% ये चैप्टर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पर ही बेस्ड है। अभी तक प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, शेप लीनियर, बॉन्ड एंगल होता है 180। हम बता चुके हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप होती है ट्राइंगुलर प्लेनर और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। इसके बाद हमने आपको बताया अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप होती है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। इसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन होती है dsp2 क्लियर, तो आपकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर और बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। इसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d या dsp3 होती है तो आपकी शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और बॉन्ड एंगल होते हैं 2 सेट में। लास्ट वाले जो कल हमने बताए थे बड़े इंपॉर्टेंट थे कि आपके 2 तरह के बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेंगे। 3 जो प्लेन में होते हैं उनमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है और 2 एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन बैक साइड में जो होता है ये होते हैं 90 डिग्री के। आज बारी रहेगी नेक्स्ट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को जानने की, और नेक्स्ट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम क्या करता है? सेंट्रल एटम एक s, अगर हम यहां पर बात करते हैं एक s, ऑलराइट, 3p ऑर्बिटल्स प्लस 2 d ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करता है, इनको इंटरमिक्स करता है और बनाता है 1 3 4 और 2 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है और नए 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाता है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाता है और सारे के सारे एक जैसे होते हैं, सबकी शेप एक जैसी होती है। एक लोब बड़ा बनाने वाले हैं, एक लोब छोटा बनाने वाले हैं, सबकी शेप एक जैसी होती है, सबकी एनर्जी एक जैसी होती है। अब किस तरीके से फिर वो सेंटर एटम से अटैच होते हैं देखते हैं ज्योमेट्री। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, आपके जो 4 बॉन्ड होते हैं या 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो तो इस प्रकार प्लेन में लाई करते हैं, इस प्रकार, राइट, यानी कि स्क्वायर प्लेनर। इसमें से 4 तो प्लेन में लाई करते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 2 ऐसे, 2 ऐसे, राइट, और एक हाइब्रिडाइज्ड होता है ऐसे, यानी कि अबव द प्लेन, और एक होता है बैक साइड द प्लेन, एक अबव द प्लेन और एक बैक साइड द प्लेन। जैसे कि इसे मैं एक बार यहां लगा दूं और एक बार अपनी कमर पे पीछे लगा दूं तो पिछले वाला आपको नहीं दिखेगा, तो एक हो जाएगा अबव द प्लेन और एक हो जाएगा बिलो द प्लेन।
यहां पर ये प्लेन से ऊपर है, आप देखिएगा ये प्लेन से ऊपर है, ऐसे है प्लेन से ऊपर। तो जब मैं इसे प्लेन में लाऊंगा तो ऐसे दिखाऊंगा, इस प्रकार, राइट। तो एक ये वाला बॉन्ड है तो वास्तविकता में इस प्रकार, लेकिन प्लेन में लाके दिखाऊंगा तो ऐसे मुझे दिखाना पड़ेगा, अबव द प्लेन। ऐसा ही एक होगा इसके प्लेन के पीछे, यानी कि इसके पीछे जब मैं उसे लाऊंगा तो मैं नीचे की साइड से लाके उसको दिखाऊंगा, ये होगा बैक साइड द प्लेन। इस प्रकार आपके स्पेस के अंदर ये 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अपना ओरिएंटेशन ऑक्यूपाई करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस शेप को या तो आप स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल कह दो, एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा, चारों कॉर्नर्स ऐसे अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा, एक ये जो बैक साइड है प्लेन के पीछे है, ऐसे है, एक पिरामिड पीछे बन जाएगा। तो आप इसको स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल भी कह सकते हो, या इसका साइंटिफिक बड़ा प्यारा सा वर्ड होता है और इस ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल के नाम से पहचाना जाता है। आप इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के नाम से पहचानेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी ज्योमेट्री होती है, बड़ी आसान होती है, बड़ी अच्छी होती है, और एग्जामिनेशन पॉइंट से कई बार ये नाम आपको अप टू 12th क्लास काफी बार आपको ये देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं यहां पर बॉन्ड एंगल कितना होता है। देखो बेटे, यहां पर आप समझिए किस तरीके से ये 4 बॉन्ड हैं। ये 4 बॉन्ड बच्चों इस तरीके से हैं, 2 पहले ऐसे, राइट, 2 आप पहले ऐसे और 2 फिर आप ऐसे दिखाने वाले हैं, एक ऐसे अबव द प्लेन और एक ऐसे बिलो द प्लेन, यानी कि ये 4 ऐसे हैं। अगर 4 इस प्रकार है तो आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा कि सबके बीच में बॉन्ड एंगल 90, 90, 90 और 90। अब आप देखेंगे एक है अबव द प्लेन, अबव द प्लेन वाले में भी आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि जो बॉन्ड एंगल है, यहां पर देखिए आप, बॉन्ड एंगल जो है अबव द प्लेन वाले में भी आपका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है, मतलब। और जो बिलो द प्लेन है, जो ऐसे है, इसमें भी जो बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा, बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा, वो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा, राइट। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें, अर्थात यहां पर अगर हम बात करें तो ये जितने प्लेन में हैं सारे के सारे 90, अबव द प्लेन वाला है इसमें भी 90 आपको मिलेगा, ये भी 90 पर मिलेगा। तो यहां पर इस ज्योमेट्री में सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि जो 6 के 6 बॉन्ड एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब अनलाइक जैसा कि कल हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा, जब मैं sp3d3 और dsp3 की बात कर रहा था तो वहां 2 तरह के बॉन्ड एंगल थे सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर। 3 में बॉन्ड एंगल 120 का था और 2 में 90 का था। तो ये सिमेट्रिकल नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को अनसिमेट्रिकल माना जाता है। केमिस्ट्री में जो चीज जितनी सिमेट्रिकल होती है 11th क्लास, वो उतनी ही मजबूत होती है। एक सेंटर पे 3 टीचर पढ़ाते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ। अगर तीनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब सिमेट्रिकल है वहां पर चीजें, तो ऐसा सेंटर मजबूत सेंटर होता है, अच्छा सेंटर होता है, और टीचर्स के बीच में और बच्चों के बीच में कभी टकराव नहीं आता है और वो चीज जल्दी से टूटती नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कमजोर पढ़ाया जाता है, यानी कि ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाया जाता, तो उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल, और वहाँ से बच्चे भी टूट जाते हैं और वो एसोसिएशन भी एक दिन टूट जाती है। तो याद रखिएगा, द वन विच इज़ मोर स्टेबल, राइट, यहाँ पर जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, द वन विच इज़ मोर सिमेट्रिकल इज़ मोर स्टेबल। तो हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में एक स्पेशल पॉइंट ये भी लिखेंगे कि ये एक बहुत स्टेबल ज्योमेट्री होती है, बहुत स्टेबल ज्योमेट्री होती है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अभी तक देखा, अभी तक हमने आपको बताया, ये बताया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s 3p और 2d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, 6 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। ये जो शेप होती है, पहले 4 ऐसे ऐसे, फिर एक ऐसे अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन आप दिखाने वाले हैं। ऑल राइट, शेप को स्क्वायर प्लेनर ब्राई पिरामिडल कह दो, लेकिन रेयरली हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो ऑक्टाहेड्रल शब्द, 6 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के, सिमेट्रिकल शेप है, सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे हैं, मजबूत मॉलिक्यूल होता है। जिनमें ये हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, ऐसा मॉलिक्यूल मजबूत होता है, टूटता नहीं है। क्लियर है? इसीलिए हमने यहां पर एक पॉइंट लिखा, ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। राइट, अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेके अपनी बात को समझते हैं। जिस प्रकार बिल्कुल सेम सिस्टम में हर एक हाइब्रिडाइजेशन को आप समझने वाले हैं, हर एक हाइब्रिडाइजेशन को आप अच्छे से समझने वाले हैं। एग्जाम्पल SF6 के एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले आप सेंटर एटम, मां, टीचर, उसको सेलेक्ट करेंगे और सेंटर एटम आपका सल्फर है। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो, सल्फर का नंबर 16 होता है। 16 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3s2, दैट इज 3s2 ऐसे, और ये 3p4, 3p4। क्लियर? 1 2 3 और 4, और यहां पर d ऑर्बिटल पड़ा हुआ होता है खाली, ऐसे d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ होता है। केवल और केवल मैंने लास्ट वाले शेल की, क्योंकि नंबर 16 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 3s2 3p4, 3d खाली पड़ा हुआ है, 3d यहां पर खाली पड़ा हुआ है। राइट, ये रहा आपके पास, दैट इज 3s, दिस इज 3p एंड दिस इज 3d। अब आप देखेंगे SF6 में सल्फर को 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो ग्राउंड स्टेट में ये बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में खाली केवल और केवल 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो SF6 बनाने के लिए पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट होगा। राइट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठेगा और यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी आप देखेंगे 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, अभी भी ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो एक और इलेक्ट्रॉन यहां से उठेगा, यहां से उठेगा, और वो यहां चला जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यहां से उठा और आपका यहां चला गया। अब आप सावधानी से देखें, अच्छे से देखें, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल s का है, 3 ऑर्बिटल p के हैं और 2 ऑर्बिटल d के हैं। तो सल्फर अभी भी 6 फ्लोरीन को बुलाएगा नहीं। क्यों नहीं बुलाएगा? पहले वो क्या करेगा, अपने सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा। तो यहां पर एक s 3p और 2d को आपस में मिक्स करेगा, और मिक्स करके sp3d2। तो यहां पर आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी निकल के, वो हाइब्रिडाइजेशन आपकी निकल के आएगी sp3d2। तो यहां पर ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ आगे बढ़ेगा। अब ये स्थिति हो गई सल्फर की, कि सल्फर ने अपना एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किया, 6 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए, और वो नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सल्फर के अराउंड इस प्रकार, ये बीच में सल्फर लगा दीजिए, ये इस प्रकार इसके अराउंड आपके अरेंज हो गए। ये कहानी रहेगी सल्फर की बॉन्ड बनाने से पहले। अब सल्फर क्या करेगा, 6 के 6 फ्लोरीन को बुलाएगा, एक यहां, एक यहां, क्लियर है, एक यहां, एक यहां, 4 5 और 6, इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये और ये सल्फर के रहे, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। इस प्रकार ये मॉलिक्यूल होगा SF6 का। आपने बड़े आसानी से, बहुत अच्छे से SF6 का स्ट्रक्चर आपने देख लिया। ऑल राइट,
अब हम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कल हम पढ़ रहे थे, हर हाइब्रिडाइजेशन को आप इजीली और अच्छे से कवर अप करें, आसानी से कवर अप करें। चीज़ें आसान हैं, है ना आसान। ऑफलाइन और ऑनलाइन में अब कोई डिफरेंस तो नहीं है ना बच्चों? आप बताओ मुझे। आनिया तोमर, बता बेटा, क्या कोई डिफरेंस है? वाशु, अभय चिल्लर, आप मुझे सारे के सारे बताओ। ऋतिक लॉर्ड महावीरा से, मयंक, मनन, सारे के सारे मुझे जरा ये बताओ। अभय वशिष्ठ, आप बताओ बेटे, क्या आपको लगता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई डिफरेंस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 दिन से आपका मुझे अब सुनने का जो नजरिया है वो आपने बदला है। इसको ऐसे ही रखिए। चलो, अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आप फटाफट मुझे देना शुरू करिए। भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, आप बताएंगे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, पहला वही क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ SF6। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से ये जितना भी इस साइड लिखा हुआ है ये सारा का सारा इसका आंसर है। क्लियर? SF6 मॉलिक्यूल एक ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल होता है। इस मॉलिक्यूल की जो शेप होती है ये ऑक्टाहेड्रल होती है। इसमें 6 के 6 जो बॉन्ड एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं और ये एक मजबूत और स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद अब आपसे क्वेश्चन नंबर 2 यहां से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा सकता है आप लोगों से कि why SF6 is octahedral। तो भैया आप सीधा सीधा आंसर यहां पर दे सकते हैं कि भैया SF6 ऑक्टाहेड्रल इसलिए है क्योंकि यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे इसी क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जा सकता है while PCl5 is that is trigonal bipyramidal, तो आप बड़े आसान तरीके से, सहज तरीके से, सहज स्वभाव से मुस्कुराते हुए आप इसका आंसर दे देंगे। क्योंकि PCl5 के अंदर आपको पता है, कल हमने बताया था, PCl5 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d होती है और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। उसमें 3 एंगल 120 के और 2 एंगल 90 के। और ये भी हमने बताया था कि जो ये 3 बॉन्ड जो आपके प्लेनर होते हैं जिनमें 120 का एंगल होता है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं और एक अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो बॉन्ड बनता है उसको एक्सियल बॉन्ड के नाम से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। तो इसका आंसर यहां पर रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से इसी के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भाई ध्यान से, लास्ट वाला क्वेश्चन आप 12th क्लास तक भूलने वाले नहीं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका why SF6 is stable। तो आप सीधा सीधा, भाई टूटता नहीं है। कल एक क्वेश्चन आया था PCl5 तुरंत टूट जाता है PCl3 और Cl2 में। रीजन क्या था? क्योंकि वहां पर 2 तरह के बॉन्ड्स हैं, इक्वेटोरियल है प्लेनर और नॉन प्लेनर जो थे वो थे एक्सियल बॉन्ड्स। क्लियर है? बॉन्ड एंगल अलग अलग था, मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं थी, इसलिए मॉलिक्यूल टूटता था। ये तो बहुत स्टेबल है, तो आप इसका आंसर लिखने वाले हैं बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल। भैया ये ना टूटे, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल। तो क्योंकि ये बहुत सिमेट्रिकल होता है इसीलिए ये मजबूत होता है। याद रखिए, जिंदगी में और साइंस में, राइट, आपकी डे टू डे लाइफ में जितनी ज़्यादा सिमेट्रिकल चीज़ें होती हैं, सिमेट्रिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं, वो मजबूत होती हैं, स्टेबल होती हैं और टूटती नहीं है। एक क्वेश्चन 12th क्लास का इसी बात पर बन जाता है और 12th क्लास में क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों यहीं पर,
वाई दैट इज SF6 लास्ट क्वेश्चन इज लीस्ट रिएक्टिव। आपसे पूछा जाता है किसी भी रिएक्शन में अगर SF6 लेते हैं तो वो रिएक्ट ही नहीं करता है। भाई रिएक्ट कौन करता है? रिएक्शन क्या है? जहां पर रिएक्टेंट टूटते हैं प्रोडक्ट बनता है। अब अगर आपने किसी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट SF6 ले लिया तो भैया ये तो सिमेट्रिकल होने की वजह से स्टेबल मॉलिक्यूल है, और आप जानते हैं जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो टूटता ही नहीं है। जब रिएक्टेंट टूटेगा नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो आपकी जो रिएक्टिविटी होगी वो लो होगी या स्लो होगी। ऑल राइट, तो सबका आंसर SF6 लिस्ट रिएक्टिव है, SF6 स्टेबल है, सारे के सारे आंसर इसी बात पर है, क्योंकि SF6 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 है, सिमेट्रिकल है, स्टेबल है, लीस्ट रिएक्टिव है। ये सारा का सारा आंसर अभी तक का इस इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन से सारा का सारा बनता है। फटाक से आपने अभी इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अभी आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा और यहीं पर आपको इसको बहुत अच्छे से नोटबुक में रिकॉर्ड करना है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में भी अगर हम यहां पर चलो एक क्वेश्चन और डेवलप करते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताओ भाई इसके अंदर D2 कौन कौन से 2d ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ है। d ऑर्बिटल 5 होते हैं बेटे, dz2, dx2, y2, और होता है dxy, yz, dxz। यहां पर याद रखेंगे जिन 2 d ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हुआ है, नोट करके अभी पेन उठाओ और नोट करो साथ के साथ। यहां पर जिन 2 d ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ है वो d ऑर्बिटल हैं आपके dx2, y2 एंड dz2। नोट करिए। ऑल राइट, s के इधर है तो अगर ये 4s होगा, ये 4p होगा, तो ये 4d होगा। प्रीवियस लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर s के बाद आता है तो सेल सेम रहेगा, और अगर ये d इस s से पहले आता है तो d एक शेल कम रहेगा। चलो नेक्स्ट टाइप बिल्कुल कुछ इसी प्रकार की है, बिल्कुल इसी प्रकार की है, उसमें ज्यादा डेविएशन नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, और नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम है, बस D2sp3। पहले वाली थी हाइब्रिडाइजेशन, उसमें sp3d2 था, इस बार D2 ही है लेकिन पहले है। सब कुछ सेम रहेगा, 1s 3p 2d 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, शेप ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, सब कुछ सेम रहेगा। बस एक ही क्वेश्चन में अंतर आएगा, और अंतर आएगा विच d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखिए ये n होगा, ये n होगा, dn-1 होगा। जब जब s से पहले आएगा तो d एक कम होगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा प्यारे बच्चों ये है, अगर ये 4s 4p है तो ये 3d होगा, यानी कि यहां पर जो d का इस्तेमाल किया जाएगा वो n-1d का इस्तेमाल किया जाएगा, n-1d का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रकार यहां तक अभी हमने जो आपको पढ़ाया, हमने आपको ये पढ़ाया कि देखिए यहां पर हमने आपको पढ़ाया नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थी आपकी जिसकी हम बात करते हैं दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, या हम इसको लिख सकते हैं D2sp3 भी हम इसको लिख सकते हैं। शेप आपने देखा, शेप है आपकी ऑक्टाहेड्रल, शेप है आपकी ऑक्टाहेड्रल, और 6 के 6 बॉन्ड एंगल होते हैं, 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल होते हैं। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, 6 के 6 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसी प्रकार अब आप फटाफट से खटैक से क्या करें बताइए, स्क्रीनशॉट लें। क्यों? उसका रीज़न है फटाफट से इसके फेयर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हम इसको करने वाले हैं अब रब। सो स्टूडेंट्स, अब बारी है नेक्स्ट और लास्ट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। और लास्ट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये है आपके सामने
दैट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल सेंटर एटम अपना एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करता है। जब आपके 3 और 3 6 और एक 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेगा और 7 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा। ऑल राइट, अब स्पेस के अंदर किस प्रकार ये सातों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अपने आप को ओरिएंट करेंगे सेंटर एटम के अराउंड, पहले देखते हैं उसको। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा, जरा ध्यान से आप इसको देखने वाले हैं। पहले क्या होता है, पहले ये 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स तो आएंगे प्लेन में, ऐसे 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्लेन में आएंगे। अब अगर ये 360 होता है और आप 5 से अगर डिवाइड कर दोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, तो जो प्लेन में होंगे उनमें बॉन्ड एंगल बैठेगा, दैट इज 72 डिग्री। तो पहले 7 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में से 5 तो प्लेन में लाई करेंगे और ये जो 5 प्लेन में लाई करेंगे, इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 72 डिग्री। अब एक बॉन्ड होगा इस प्रकार अबव द प्लेन और एक होगा इस प्लेन के पीछे, राइट। यानी कि एक आपका जो बॉन्ड आने वाला है, एक आपका जो बॉन्ड यहां पर होने वाला है वो इस प्रकार होगा। ये हमने थोड़ा सा अलग करके दिखा दिया क्योंकि ये अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है, ऑल राइट। और ऐसे ही जिस प्रकार देखो यहां पर ये कैप मैंने आगे की है, तो ये अबव द प्लेन है, कैप को अगर पीछे कर दूंगा तो बोर्ड के पीछे है, इसके पीछे है ऐसे, राइट। एक होगा इस प्रकार, ये होगा बिलो द प्लेन, ये होगा बिलो द प्लेन। मेरे प्यारे बच्चों, जो अबव द प्लेन होगा वो ऐसे होगा, तो आप देखेंगे उसका बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। ऐसे ही जो प्लेन के पीछे होगा उसका भी बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहां पर आप नोट करेंगे 5 बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के और 2 बॉन्ड एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे। ऐसी शेप में, क्योंकि 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्लेन के अंदर लाई करते हैं, तो हम इसको बोलेंगे पेंटागोनल। हम इसको बोलने वाले हैं पेंटागोनल, पेंटागोनल। और ये अबव द प्लेन है, इस प्रकार है अबव द प्लेन। अगर इन सब कॉर्नर्स को जोड़ देते हैं तो एक पिरामिड ऊपर बन जाता है। तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक ऐसे प्लेन के पीछे, ऐसे पीछे, एक पिरामिड पीछे की तरफ बनेगा। तो शेप का नाम होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहां पर शेप का नाम होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो आप याद रखेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपकी जो शेप होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती है और बॉन्ड एंगल 2 तरह के सेट में होता है। 5 एक जैसे बॉन्ड एंगल होते हैं 72 डिग्री के और 2 बॉन्ड एंगल आपके, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होता है 90 डिग्री का। इस मॉलिक्यूल में भी पुराने मॉलिक्यूल की तरह आप देखेंगे, जैसे SF6 में आपने देखा था, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा कि वो एक सिमेट्रिकल था, 6 बॉन्ड एंगल एक जैसे थे, स्टेबल था। ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और इसकी स्टेबिलिटी पुराने के कंपैरिजन में कम होगी, यानी कि ये जल्दी से टूट सकता है और जो जल्दी टूट सकता है वो ज्यादा रिएक्टिव भी हो सकता है। करेंगे चर्चा इस टाइप के क्वेश्चंस की। एक बार पहले इसका हर बार की तरह एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं। एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल इज ऑफ दैट इज IF7। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है IF7। सबसे पहले IF7 के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो सेंटर एटम होता है वो आपका आयोडीन होता है। अब आपने बनाना है आयोडीन। आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s2, ये 5s2 ऐसे, फिर आप बनाएंगे 5p5, p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे आप दिखाएंगे, ऐसे आप दिखाएंगे, और d ऑर्बिटल 5d पड़ा हुआ होता है खाली, ऐसे आप दिखाने वाले हैं, राइट। तो यहां पर ये हो गया 5s, ये हो गया 5p और ये हो गया आपका 5d।
अब आयोडीन को बॉन्ड बनाने हैं 7, तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास एक ही हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा यहां से यहां, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब हो गए 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्ड बनाने हैं 7, एक इलेक्ट्रॉन अब यहां से उठ के यहां जाएगा, ये हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब ऑर्बिटल हो गए 5, अभी भी बात नहीं बनी। फिर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन 5s से 5d में जाएगा, वो एक्साइटी यहां होगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आपको देखने को मिलेगा कि 7, 3, 3, 6 और एक 7 आपके पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब 7 ही चाहिए, 7 ही बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन ये आयोडीन क्या करता है, अभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, अभी बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये कहेगा पहले 7 फ्लोरीन को कि अभी रुकिए, पहले ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा। मिक्स करते वक्त एक S का मिक्स करेगा, P के 3 मिक्स करेगा और D के 3 मिक्स करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक S 3p 3d 7 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, तो आयोडीन की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी। ये रहा आयोडीन, ये रहे आयोडीन के चारों तरफ 7 के 7 7 के 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये आयोडीन है, ये आयोडीन है। अब ये क्या करता है, फ्लोरीन को बुलाएगा, यहां से एक फ्लोरीन यहां आके अटैच होगा, एक फ्लोरीन यहां आके अटैच होगा, एक यहां आके अटैच होगा, एक यहां पर आकर और एक यहां पर आकर। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, एक फ्लोरीन यहां और एक फ्लोरीन यहां। आपसे हमेशा की तरह क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रहेगी, उसी सिमेट्री में आपसे मैं फटाफट से क्वेश्चन पूछता हूं, उसी सिमेट्री में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, आपको बताना है कि भाई जो फॉर्मेशन है ऑफ IF7, आप आसानी से बता देंगे ये सारा डाटा। आपसे सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, बताइए वाई IF7 इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है कि सारे बॉन्ड एंगल बताओ, तो आप इसमें बॉन्ड एंगल आसानी से बता सकते हैं। IF7 के अंदर टेल बॉन्ड एंगल्स, भैया आप बताओ बॉन्ड एंगल्स। आप बॉन्ड एंगल में 2 सेट आप लगाने वाले हैं, कैसे बताने वाले हैं, 5 जो बॉन्ड एंगल्स हैं यहाँ पर वो तो आपके 72 डिग्री के होने वाले हैं, और 2 जो बॉन्ड एंगल हैं वो आपके 90 डिग्री के यहाँ पर होने वाले हैं, राइट। इस प्रकार आप 2 पेयर में इसके बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं। लास्ट में एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, एंड द क्वेश्चन इज, द लास्ट क्वेश्चन इज, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर कि आप बताइए वाई IF7 गेट्स डिसोशिएट इनटू IF5, क्यों टूट जाता है IF5 में और F2 में। तो भैया टूटेगा, क्यों टूटेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है। जिन मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होती वो अनस्टेबल होते हैं और टूट जाते हैं। यहां पर 2 बॉन्ड एंगल 90 के हैं, 5 आपके 72 के हैं। मॉलिक्यूल के सेंटर एटम के चारों तरफ एक सिमेट्री नहीं है, मॉलिक्यूल टूट जाएगा, मॉलिक्यूल ब्रेकआउट हो जाएगा। तो क्या होगा, आसानी से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, आसानी से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, 1 और 2 फ्लोरीन बाहर आसानी से निकल जाएंगे, 5 फ्लोरीन आयोडीन से कनेक्टेड रह जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि आप सीधा ये कह सकते हैं, क्योंकि 2 तरह के बॉन्ड आयोडीन के चारों तरफ होते हैं। 4 प्लेनर जो बॉन्ड होते हैं वो मजबूत बॉन्ड होते हैं, और अबव द प्लेन वाला और बिलो द प्लेन वाला क्योंकि वो अलग बॉन्ड एंगल से भी होता है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होता है और आसानी से टूट जाता है, आसानी से ब्रेकआउट हो जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपसे यहां से पूछा जा सकता है, नेम द d ऑर्बिटल्स यूज्ड इन इट। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, नेम
d orbitals used in name d orbitals used in आपसे पूछा जा सकता है कि जिन जिन d orbitals का इस्तेमाल हुआ है इन sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन, तो भैया वहां पर आपका जो आंसर आने वाला है वो आंसर आप सॉल्यूशन आप देने वाले हैं कि यहां पर जो d orbitals का इस्तेमाल हुआ है वो है आपके दैट इज dxy, dyz एंड dxz। कहीं पे 2 का इस्तेमाल की बारी आ रही हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और कहीं पे 3 की अगर बारी आ रही हो तो तीनों एक जैसे d ऑर्बिटल जाते हैं। तीनों कौन कौन से हैं? dxy, dyz, dxz। ऑलराइट मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर साथ के साथ इसी के जैसी एक और हाइब्रिडाइजेशन आती है, और हाइब्रिडाइजेशन वो ये है कि इस d को आप बाद में ना लिख के आप इस d को पहले भी लिख सकते हैं। अगर आपने लिखा d3sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 7 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, 7 बनेंगे, शेप सेम आएगी, बॉन्ड एंगल सेम आएंगे, बस फर्क रहेगा तो d में फर्क रहेगा। और d में फर्क क्या रहेगा? जब जब d s से पहले आएगा तो याद रखो ये कौन से वाले d इस्तेमाल होगा? ये जो d यहां पर इस्तेमाल होगा ये n-1d इस्तेमाल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर 4s है तो ये 3d होगा। केवल और केवल इतना सा अंतर पिछले वाले केस में और इसमें होगा। चलो बच्चों, करते हैं हल्का सा इसको समराइज। और समराइज कैसे करते हैं? समराइज इसको करते हैं, देखिए समराइज करते हैं इसको। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 या फिर d3sp3, क्लियर? तो शेप होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल 5 होंगे 72 डिग्री के, और 2 बॉन्ड एंगल होंगे 90 डिग्री के। यहां पर इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, यहां पर आकर हमने बहुत अच्छे से कवर अप किया। हर टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को हमने आपको समझाने का यहां पर प्रयास किया। हर टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हमने आपको समझाई, ऑलराइट, हमने आपको sp हाइब्रिडाइजेशन समझाई, हमने आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 dsp2, sp3d dsp3, sp3d2 d2sp3, हमने आपको बताया sp3d3 और d3sp3। हाइब्रिडाइजेशन में 11th क्लास स्टूडेंट्स जितना भी किसी MCQs में, जितना 12th क्लास लेवल पे, जितना 11th क्लास के लेवल पे इस वक्त मैक्सिमम जो बच्चा गेन कर सकता है, मैक्सिमम जो आप बच्चे को दे सकते हैं, हमने हाइब्रिडाइजेशन में अभी तक आपको उतना हम दे चुके हैं, राइट? आज का लेक्चर यहीं पर आकर समाप्त होता है। आशा करता हूं अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का फितूर 11th क्लास के स्टूडेंट्स के दिमाग में से निकल गया होगा।